नमस्कार दोस्तों, मैं देवानंद यूपीपीसीएस कर्तव्य पथ के चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, आज की वीडियो मेंस से रिलेटेड है। आप लोगों को ये पता होगा कि आयोग मेंस की कॉपी दिखाता है फाइनल रिजल्ट कंप्लीट होने के बाद। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि आपको आयोग को एक स्पीड पोस्ट करना होता है कुछ डॉक्यूमेंट के साथ, और आयोग उसके रिटर्न में आपको एक स्पीड पोस्ट के थ्रू ही ये लेटर भेजता है जो आपके सामने है। ठीक है, इस पर मेरा नाम लिखा हुआ है और मैं वहाँ आयोग में 7/10/2024 को अपनी कॉपी देख कर आया था। तो मेरी कुछ लर्निंग्स हैं कि मैंने क्या क्या सीखा अपनी कॉपी देखने के बाद कि मुझे ये गलतियाँ आगे नहीं करनी है। तो आज उन पे बात करेंगे, साथ ही साथ एक मुद्दे पे और बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये मैंने धे में 2023 में टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी। वहाँ पे GS3 का पेपर है और मेरे मार्क्स आप देख रहे होंगे 118 मार्क्स हैं। ठीक है, अब 118 मार्क्स में मैं आपको कुछ एक क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कि मैं किस तरह से लिखता हूँ। तो अब जब एक्चुअली में आप मेरे मार्क्स देखोगे मेंस के, जब आप मेरे मार्क्स देखोगे जो 2023 के हैं, जैसे ये है, तो इसमें देखो आप GS3 में मेरे कितने मार्क्स हैं, 72। तो आज इस मुद्दे पे भी बात करेंगे कि क्या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। क्या जो टेस्ट सीरीज की चेकिंग होती है, क्या वो एक्चुअल मार्क्स को रिफ्लेक्ट करती है कि नहीं करती। तो आज इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। ठीक है, तो अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए कि आपको आयोग जब कॉपी दिखाता है तो 30 मिनट के लिए कॉपी दिखाता है। आपके पास जैसे जितने भी बच्चे देखने आए हुए होते हैं तो 30 मिनट के लिए आपको एक डेस्क पे बिठा दिया जाता है और वहाँ पे आप आपकी जो 8 कॉपियाँ होती हैं उनका बंडल आपको दे दिया जाता है। आप उनको एक एक करके देख सकते हैं, केवल 30 मिनट के लिए ही देख सकते हैं। इसकी कोई प्रति आपको नहीं दी जाती, मतलब कोई प्रिंट आउट आपको नहीं दिया जाता, और साथ ही साथ आपके पास कोई भी पेन वगैरह नहीं होता। आपको केवल ओरली ऐसे ही पेज पलटने होते हैं कि सही मार्क्स टोटलिंग है, कैसे चेक की है, ये सब चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी होती हैं। ठीक है, तो देखिए, एक बार पहले मार्क्स देख लेते हैं 2023 में मेरे कैसे मार्क्स थे, उसके बेसिस पे हम एनालाइज कर लेंगे कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ हुई थी। देखो हिंदी में 89, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। हिंदी में ऐसे में 85 है, GS1 में 88 है, GS2 में 113 है, ये काफ़ी अच्छा स्कोर है। GS3 बहुत बेकार स्कोर है। GS4 में 97, ये भी डिसेंट स्कोर माना जाता है। GS5 इतना अच्छा नहीं है, बट GS6 में 94 है और 717 कट ऑफ है, बट ऑफिशियली कट ऑफ नहीं आई थी। मेरे 717 मार्क्स हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि 20 नंबर के आसपास मैं कट ऑफ से दूर था। ठीक है ना, तो बाकी आयोग ने तो अपनी कट ऑफ दी नहीं थी, तो पता नहीं कितना दूर था, बट इतने मार्क्स आए थे मेरे। तो अब मैंने क्या क्या सीखा, पहले उन पे बात कर लेते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि जब भी आप मेंस लिखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हमें कहाँ गलती नहीं करनी है। देखिए, जो लोग दूसरों की लर्निंग से सीख लेते हैं ना, वो बहुत ईजीली सेल आउट कर जाते हैं। तो देखिए सॉरी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिंदी के बारे में। देखिए यार, हिंदी की राइटिंग मेरी बहुत पुअर है, बट मैंने उसे धीरे धीरे इम्प्रूव किया है। तो मेरे हिंदी में मार्क्स थे 89, अभी आपने देखा होगा, सॉरी 89 मार्क्स थे और 150 में से थे। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरी ना वहाँ पर जब मैंने देखा तो मेरी 25 नंबर की ग्रामर गलत थी। आप ये देखिए कि 25 नंबर की ग्रामर गलत होने के बावजूद मेरे मार्क्स कितने थे, 89 थे। ठीक है, अब मैंने ये फाइंड आउट किया कि इतने मार्क्स क्यों आए। तो मैंने ये देखा कि यार मैंने ना अपनी राइटिंग बहुत इंप्रूव की है, हिंदी की राइटिंग भी इंप्रूव की है, इंग्लिश की राइटिंग भी। मैं टेलीग्राम ग्रुप पर आपसे शेयर कर दूंगा कि मैं पहले किस तरह लिखता था और अब किस तरह लिखता हूँ, जिससे आप फाइंड आउट कर लोगे कि राइटिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो आपको एक तो क्या चीज़ सीखनी है कि ग्रामर गलत नहीं करनी हिंदी में। मेरी 25 नंबर की ग्रामर गलत थी, इसलिए 89 मार्क्स है, वरना वो 100 क्रॉस कर जाते। तो ग्रामर को आयोग वाले इंपॉर्टेंस देते हैं, और ग्रामर में एक चीज़ ध्यान रखना, पूरे मार्क्स मिलते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से समझाऊं, मैंने ना मुहावरे आते हैं ग्रामर में, हिंदी ग्रामर में, तो उसमें 30 नंबर के मुहावरे आते हैं। तो टोटल 10 मुहावरे होते हैं, एक मुहावरे 3 नंबर का हो गया। तो मेरे 7 मुहावरे बिल्कुल सही थे, 2 मुहावरे बिल्कुल गलत थे, और एक मुहावरे में मेरा अर्थ ठीक था बट प्रयोग गलत था। तो अर्थ में 2 मार्क्स दिए जाते हैं आयोग के द्वारा। तो मेरे कितने मार्क्स आए थे मुहावरे में, 23 मार्क्स आए थे 30 में से। तो आप ये देखिए, 2 तो बिल्कुल गलत थे, ये 6 नंबर तो बिल्कुल गए, और एक प्रयोग गलत था इसलिए गलत हो गया। तो 23 मार्क्स थे। बाकी विलोम शब्द आते हैं, उपसर्ग प्रत्यय आते हैं, लेटर वगैरह है। तो ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रॉन्ग करनी है, क्योंकि ग्रामर के मार्क्स पूरे मिलते हैं, एक चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा देखो, राइटिंग के आयोग इंपॉर्टेंस देता है, आपको अपनी हिंदी की राइटिंग अच्छी करनी है। मैं धीरे धीरे करके आपको कुछ तरीके बताऊंगा कि आप कैसे राइटिंग इंप्रूव कर सकते हैं, और मैंने कैसे राइटिंग इंप्रूव की। हो सकता है कई लोगों की राइटिंग बहुत खराब होती है। तो देखिए, जब तक आप अच्छा नहीं लिखोगे ना, क्वालिटी कंटेंट कितना भी लिख लो, अगर रीडिंग मतलब उसे हम पढ़ नहीं सकते ना, तो उस पर आयोग नंबर नहीं देता है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो राइटिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी, ये सबसे पहली प्रायोरिटी पे रखना है इसे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, ऐसे पे बात करते हैं। ऐसे में देखो यार, मैंने ना एक बहुत बड़ी ब्लंडर की थी, और वो मुझे अभी भी शर्म आती है उस चीज़ को देख के कि यार ऐसी ब्लंडर कैसे कर सकता हूँ। देखिए, G20 पे ऐसे आया था एक, तो मैंने
हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उनके नाम से मैंने एक कोट स्टार्ट किया था। कोट क्या था? पीपल वॉन्ट टू लिसन टू इंडिया, दे वॉन्ट टू सीन विद इंडिया। यहाँ पे मैंने वॉन्ट की जगह क्या कर दिया था? वॉन्ट्स कर दिया था। तो आयोग ने उस गलती को मेरा मार्क कर रखा था, ऐसे सर्कल कर रखा था जैसे अभी मैंने कर रखा है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरे देखिए क्या हुआ, ऐसे में पहले ऐसे में 28 मार्क्स थे, दूसरे में भी 28 थे और तीसरे में 29 मार्क्स थे। तो अब ये समझने वाली बात ये है कि अगर ये वाली एरर मैं नहीं करता, सपोज करो ये एरर नहीं करता, वॉन्ट्स वाली ग्रामेटिकल एरर है ये, तो इसकी वजह से क्या हुआ, मेरा इंप्रेशन ही खराब हो गया। पहले पेज पे ही मेरी ये गलती थी और यही कोड से मैंने स्टार्ट किया था G20 पे जो ऐसे आया था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, मेरा पहले ऐसे में मार्क्स कम हो गए। अब एग्जामिनर का माइंडसेट तो वही हो गया ना कि इस बंदे को ग्रामर नहीं आती या प्रॉपर इसकी ग्रामर पे कमांड नहीं है, तो सेकंड में भी उसने 28 दिए। अब थर्ड में एक नंबर बढ़ा दिया। तो इसका कारण ये हो सकता है, मैंने जब अपने थर्ड ऐसे को भी देखा कि इसमें +1 क्यों हो रखा है, तो उसके पीछे कारण ये था, यहाँ मैंने कोड्स का बहुत अच्छे से यूज़ किया था, यहाँ लिमिटेड कोड्स यूज़ किए थे, तो ये एक कारण हो सकता है। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी बस आप ये समझिए आपको क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है ना। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर ये ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होती मेरे एग्जाम में तो मेरे 5 से 10 मार्क्स ऐसे में बढ़ जाते। एक हिंदी में मैंने 25 मार्क्स की गलती की ग्रामर में, 5 से 10 मार्क्स ये मेरी ग्रामर की वजह से ये फिर चले गए, ठीक है। अब देखो, जब भी आप ऐसे लिखो तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, ये सबसे पहले समझो। कि मान लो आप किसी G20 पे ही ऐसे लिख रहे हो, ठीक है ना, आपको जो कुछ आता है डेटा फैक्ट आपने सब लिख दिया, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि जो भी आयोग में कॉपी चेक करने वाले होते हैं तो वो कुछ कीवर्ड्स ढूंढते हैं, हर टॉपिक का एक कीवर्ड्स होता है। तो देखो G20 क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन की बात हो रही है, तो इंडिया का नॉन अलाइन मूवमेंट है, इसका नाम वहाँ दिखना चाहिए, ठीक है। तो कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो एवरग्रीन है, जो हर जगह मतलब हर टॉपिक के एवरग्रीन कीवर्ड्स होते हैं, उनका यूज़ करना है और उनको हमें रिकॉल करने की एक हैबिट बनानी है, वो भी हम धीरे धीरे सीखेंगे। अभी आप बस ये समझिए कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। अब जैसे पंचशील सिद्धांत सुना होगा आपने, नेहरू जी ने दिया था, तो उस पंचशील सिद्धांत को हमें अपने इंटरनेशनल रिलेशन के ऐसे में यूज करना है। जैसे आपने सुना होगा नॉन रेसिप्रोसिटी की डॉक्ट्राइन, बिग ब्रदर एटीट्यूड की डॉक्ट्राइन, ये गुजराल डॉक्ट्राइन थी नॉन रेसिप्रोसिटी की। इसमें क्या होता था कि अगर आपसे कमजोर कोई देश है, आप उसकी मदद कर रहे हो, तो उससे बदले में ये मत अपेक्षा करो कि वो भी आपकी मदद करेगा। इसी को हम क्या बोलते थे, नॉन रेसिप्रोसिटी। इसको किसने दिया था, आई के गुजराल ने, तो इसीलिए इसे गुजराल डॉक्ट्राइन भी बोला जाता है। तो ये भी हमारे ऐसे में ये टर्म आनी चाहिए। इसके अलावा देखो आर्टिकल 51 DPSP का तो आपको पता ही होगा, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, तो ये भी हमारा आना चाहिए। तो ऐसी जो, और देखो SDG भी अगर मैं बात करूं, SDG 16 और 17 इसी से रिलेटेड है, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि जब भी कोई ऐसे लिख रहे हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी का ऐसे लिख रहे हैं, तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ की टर्म्स हैं वो हमें याद रखनी है। ऐसे ही इंटरनेशनल रिलेशन से लिख रहे हैं तो याद रखनी है। तो इन पर आगे डिटेल में बात करेंगे, अभी बस आपको बता रहा हूँ कि ऐसे लिखते इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसके अलावा आपको जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल लिखिए, बेसिक कीवर्ड्स का यूज़ करिए। जैसे कि एग्जांपल एनवायरनमेंट से समझ लीजिए कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई ऐसे आता है तो पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, और एक किस अप्रोच होता है ये भी ध्यान रखना चाहिए। कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, इस अप्रोच को ध्यान में रखते हुए हमेशा ऐसे लिखना, ठीक है ना। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिलीवर नहीं करनी, जो पूछा है उसके अराउंड ही हमें ऐसे लिखना है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिखोगे ना तो वो रिवार्ड नहीं करते हैं। मैंने भी ये देखा था अपनी कॉपी में, जैसे GS3 में मेरे 72 मार्क्स हैं, तो मेरे क्यों इतने कम मार्क्स हैं ये मैंने फाइंड आउट भी किया था, तो उस पर आगे बात करते हैं, ठीक है। बाकी ऐसे लिखते इसमें आप सिलेबस को ध्यान में रखेंगे हमेशा, इसलिए मैंने आपको बोला था इससे पिछली वीडियो में कि सिलेबस को बिल्कुल याद कर लो, 3-4 बार लिख लो, ऑडियो बना लो, रिकॉर्डिंग कर लो, जो कुछ करना है सिलेबस याद होना चाहिए, ठीक है। ऐसे लिखने में बहुत हेल्प होती है इससे। अब बात करते हैं GS1 के बारे में। तो GS1 और GS4 एक साथ बात करेंगे। तो देखो यार, मेरे ओवरऑल 88 GS1 में थे और 113 GS2 में थे, 72 GS3 में थे और 97 के आसपास GS4 में थे, ठीक है। तो यहाँ ये स्कोर थोड़ा सा गड़बड़ है, बाकी मुझे लगता है कि एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। तो एक एक करके बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या इशू रहा था। तो देखा GS1, 2, 3, 4 में ना, सबसे पहले मैंने आपको कहा कि आपको राइटिंग को प्रायोरिटी देनी है। जिसकी राइटिंग अच्छी है वो थोड़ा बहुत पढ़ के भी बहुत इजीली मेंस क्वालिफाई कर लेगा, और जिसकी राइटिंग ख़राब है ना
वो क्या करेगा, बहुत पढ़ेगा बट उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे, एवरेज मार्क्स मिलके रह जाएंगे। इसलिए राइटिंग इंप्रूव हमेशा करना, और उसके कुछ तरीके मैं आपको धीरे धीरे टेलीग्राम पे बताता रहूँगा, क्योंकि देखो आंसर राइटिंग एक स्किल है। मतलब आपने एक कोट सुना होगा, एक्सीलेंस इज नॉट एन एक्ट, इट इज़ अ हैबिट। तो एक बार जब आंसर राइटिंग की आपको हैबिट बन गई ना, तो आपकी स्किल बन जाएगी वो, ठीक है, एक दिन में नहीं आएगी, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब दूसरा देखो, जीएस के कोई भी पेपर है, आप पेपर कोई भी हो मेंस का, आपको कंप्लीट करना है, छोड़ के नहीं आना। जो कमांड दी गई है उसको फॉलो करना है, जो पूछा गया है वो लिखना है, वो रिवाइडिंग है। अननेसेसरी चीज़ें आप डिलीवर करोगे तो वो रिवाइडिंग नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा देखो यार, डायग्राम भी बनाना है। डायग्राम क्यों बनाना है मैं बताता हूँ। मेरे जीएस 3 में मार्क्स क्यों कम आए, उसके पीछे सबसे बड़ा पता है क्या कारण था। मेरे को इन्फॉर्मेशन बहुत आती थी, क्योंकि मैं पीआईबी वगैरह पढ़ता था, तो मैंने क्या किया कि बहुत इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कर दिया आंसर्स में। तो क्या होगी, हौच पौच हो गई, ज़्यादा क्लियरिटी नहीं आई। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दोगे, आपके पास पेज तो लिमिटेड है। तो फिर क्या हुआ, इसकी वजह से ना वहाँ उन्होंने मुझे एवरेज मार्क्स ही दिए। बट एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें मुझे 8.5 मार्क्स भी मिले हैं, उस पर भी बात करेंगे ऐसा क्यों है, ठीक है ना। तो आगे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एक इनोवेशन भी करनी है। देखो ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है और ये रिवाइडिंग है। अगर आप ध्यान में रखोगे ना कि हमें इनोवेटिव अप्रोच से आंसर लिखना है, जैसे सब लिख रहे हैं वैसे तो लिखो, लेकिन कुछ आंसर्स ऐसे लिख दो कि थोड़ा सा अलग हो लोगों से। जैसे सब यार ट्राइंगल का डायग्राम बना रहे हैं, थोड़ा साइनसोइडल वेव बना दो, कुछ ऐसे ट्राइंगल बना दो, मतलब इस तरीके से डायग्राम बना दो। और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो जब आप वो एग्जाम में रिप्रेजेंट करोगे ना, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। बाकी अभी मैं आपको एक टेलीग्राम पे दिखाऊंगा कि मैंने किस तरह से तैयारी की थी, तो जिसकी वजह से ये इनोवेशन निकल के आता है। तो इस पर भी एक बार बात करेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखो यार, एक फॉर्मेट ध्यान रखना है यार। इस फॉर्मेट से ही जैसे आपको कमांड दी जा रही है ना, उसके हिसाब से कि आपका इंट्रोडक्शन अलग पता लगना चाहिए, आपकी बॉडी अलग पता लगनी चाहिए, और कंक्लूजन जब लिख रहे हो तो लिखो टू कंक्लूड, इन अ नट सेल, फाइनली, देयरफॉर। इससे पता लगेगा कि हाँ आपने भाई आंसर को कंक्लूड किया है। तो ये फॉर्मेट आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करना है, यहाँ कोई इनोवेशन नहीं दिखाना, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन आप फैक्ट से कर सकते हो, डेफिनेशन से कर सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को आयोग ने रिवार्ड किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा देखो, ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, जो पूछा है वो लिखना है। ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की वजह से मेरे जीएस 3 में मार्क्स बहुत कम हो गए थे, ये एक सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। इसके अलावा कहानियाँ नहीं लिखनी, कोई भूमिका नहीं बनानी, जो पूछा है उसके अराउंड ही लिखना है, ठीक है। और ये स्किल है, इस चीज़ को समझ लो। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये ना की है पूरी इस वीडियो की, जो मार्क्स आपको फैच कराएगी। देखिए यार, यूपी ओरिएंटेड डेटा फैक्ट आपको पेपर 1 से पहले भी रिवाइज करना है, पेपर 2 से, 3 से, 4 से। जब भी आप आंसर राइटिंग करोगे तो आपको जीएस 1, 2, 3, 4 से पहले 15-20 मिनट अपना यूपी का डेटा फैक्ट याद रखना है, जिससे कि यूपी का डेटा फैक्ट किस में चला जाए, आंसर राइटिंग में चला जाए, जीएस 1, 2, 3, 4 की। ये आपको दिखाता है कि आपको यूपी की कितनी नॉलेज है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये मैं आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस कराऊंगा। एक टेलीग्राम पर सेपरेट ग्रुप बनाऊंगा, आप लोग अगर इच्छुक होगे, और वहाँ पे मैं मेंस के लिए आपके अंदर स्किल डेवलप करूँगा कि आप कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, ठीक है ना। ले आज थोड़ी वीडियो लंबी होगी, तो एक बार बट आप ध्यान से सुन लेना, आज की वीडियो आपके लिए बहुत काम की हो सकती है, ठीक है। जीएस 5 और 6 के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जीएस 5 और 6 में मुझे भी नहीं समझ में आया। मैंने 79 मार्क्स हैं, एक 94 मार्क्स हैं। तो इसमें मुझे ये समझ में आया था, ये 94 क्यों है ये मुझे समझ में आया था, क्योंकि देखो यार एक चीज़ और बताता हूँ। आयोग जब कॉपी चेक करता है, जैसे ये पेज है तो एक टिक मार दिया, कई पेजों पे तो टिक भी नहीं मारा। ये बहुत दुखद था कि आयोग इतनी मेहनत से बच्चे लिखते हैं ना, तो आयोग को थोड़ा सा यार, जो लोग कॉपी चेक कर रहे हैं देख तो लें यार, गलत लिखा है सही लिखा है। कई बार तो ब्लैंक पेज पड़ा हुआ है, कोई एक सिंगल टिक तक नहीं है। तो ये थोड़ा दुखद था। इस चीज़ को मतलब मुझे लगता है सुधार होना चाहिए, क्योंकि भाई कई लोगों की कॉपी पे एक टिक नहीं है और वो इतनी मेहनत करके लिख के आ रहे हैं, आपने पढ़ा तक नहीं, देखा तक नहीं। चलो 94 मार्क्स क्यों थे एक बार देख लेते हैं। उसके पीछे क्या था, देखो एक पहला ही क्वेश्चन आया था जहाँ तक मुझे याद है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी पे, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी पे जो क्वेश्चन आया था, उस पर मुझे डेटा बहुत याद था, जो एग्जैक्ट डेटा था जो पूछा, मतलब पॉलिसी के अंदर था, तो मैंने टू द पॉइंट वहाँ लिख दिया, ठीक है। तो मेरे इसमें मार्क्स बहुत अच्छे थे पहले ही क्वेश्चन में, और इंप्रेशन अच्छा चला गया। हो सकता है इसकी वजह से मेरे मार्क्स जीएस 6 में अच्छे आए हों, तो ये एक कारण हो सकता है, ठीक है ना। तो ये एक चीज़, और बाकी कारण क्या है कि राइटिंग साफ हो। बाकी किसी के भी अच्छे मार्क्स नहीं आए थे जीएस 5 और 6 में, बहुत कम लोगों के आए थे। 5 में फिर भी अच्छे आए थे जीएस 5 में, जीएस 6 में काफ़ी लोगों के बहुत बुरे मार्क्स थे, बट मेरे एवरेज से थोड़े से ज़्यादा थे, तो ये ठीक मार्क्स कहे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो जीएस 5-6 को तो हमें थॉरोली पढ़ना ही पढ़ना है, और इसके लिए कोई कोताही नहीं बरतनी, ठीक है ना। और इसमें तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप याद करोगे, फैक्ट को एनालाइज करोगे, तो उससे ही ये पेपर क्लियर होंगे। क्लियर।
अब देखो यार, एक ओवरऑल फ्रेमवर्क समझ लो जो रिवार्डिंग था। मैंने अभी आपको ऊपर बोला था मेरे 8.5 मार्क्स भी आ रखे हैं एक क्वेश्चन में। उसके पीछे कारण क्या था, मैंने पेस्टल अप्रोच भी यूज किया था। पेस्टल आपको पता होगा, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल और लीगल। तो जब भी कोई आंसर राइटिंग कर रहे हो तो जितने भी डायमेंशंस आप ब्रॉडली कवर करोगे ना, वो रिवार्डिंग है, वो रिवार्डिंग है। एक बायोटेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन आया था साइंस में, ठीक है, वो मुझे ज़्यादा पता नहीं था, मतलब कुछ कुछ पॉइंट्स पता थे, उसमें रिकॉल नहीं हो रहे थे, बट मैंने उसे पेस्टल अप्रोच से लिख दिया तो उसमें बहुत अच्छे मार्क्स दिए उन्होंने। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपको ब्रॉडर डायमेंशंस में हर डायमेंशंस को थोड़ा थोड़ा कवर करना है, रेदर देन एक डायमेंशंस को कंप्लीटली कवर कर देना है। तो ये भी एक आंसर राइटिंग में अप्रोच है कि आप जब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करते हो तो वो आपको रिवार्ड करता है, ठीक है आयोग। अब बात करते हैं स्टेक होल्डर अप्रोच। ये भी एक अप्रोच है। जैसे आप कोई भी आंसर राइटिंग कर रहे हो तो आप ये सोचिए, जैसे कोई टॉपिक है, एनवायरमेंटली टॉपिक है, तो इससे कौन कौन सी चीज़ें इंपैक्ट हो रही हैं, ये स्टेक होल्डर्स हो गए सारे, ठीक है ना। और इसके अराउंड एक एक पॉइंट लिख दीजिए, तो इससे क्या होगा, आपने टोटली चीज़ें कवर कर ली। तो इन दो अप्रोच से आंसर राइटिंग जब आप करोगे ना, तो आप को कोचिंग में मार्क्स मिले ना मिले, बट आयोग आपको रिवार्ड करेगा, ये ध्यान रखना। और मैं इसी की आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू। अभी 1-2 दिन और रुक जाते हैं, उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप स्टार्ट करेंगे और उसमें आंसर राइटिंग में 1-2 कॉपी भी चेक कर दिया करूंगा कि किसकी सही है किसकी गलत है, और आपको कुछ दिखाऊंगा भी। कुछ कॉपियां मेरे पास आई हुई थी जब प्रीलिम्स का ना आगे पीछे चल रहा था कि कब होगा कब नहीं होगा, तो 10 दिन के लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया था, फ्री ऑफ कॉस्ट था। अभी भी सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट था, तो उसमें मैंने कॉपी चेक की थी, तो मैंने देखा था यार कुछ लोग अच्छा तो लिख रहे हैं बट प्रॉब्लम्स कुछ आ रही हैं, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये तो हमारा GS 1 2 3 4 5 का हमारा पूरा सार हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरी कॉपी है मेंस की, 2023 में मैंने धेमे टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, ठीक है ना। तो आप मेरा नाम भी देख लीजिए, ये नाम है, ठीक है। अब देखो 118 नंबर थे मेरे, ठीक है। ये एक आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ मैं किस तरह से आंसर राइटिंग करता हूँ। देखो मणिपुर वायलेंस पे क्वेश्चन आया था, उसके इम्पैक्ट पूछे हुए थे, क्या कारण है मणिपुर वायलेंस के। तो मैंने क्या सिंपल, देखो इंट्रोडक्शन सिंपल करो, जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल लिखने की कोशिश करो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की नीड नहीं है। मैंने क्या लिखा, 7 सिस्टर सिटी है और इंटरनेशनल बाउंड्री से टच होता है, बहुत सिंपल। और कमेंट में मिला फाइन इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा क्या रीजन थे, तो रीजन आपको पता होगा उस समय क्या चल रहा था, हाई कोर्ट ने कंसीडर किया था कि मीती कम्युनिटी को क्या दे दिया जाए, शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दे दिया जाए। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, नागा लोगों ने सॉलिडेरिटी मार्च निकाला था। अब आप सोच रहे होगे कि ये टेक्निकल टर्म कहाँ से याद आएगी, तो देखो यार न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई भी ऐसा इशू जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, उससे रिलेटेड अगर न्यूज़ में कोई टेक्निकल टर्म आ रही है ना, तो उसको नोट डाउन कर लो, और बस उस टर्म को नोट डाउन कर लेना, तो आपका आधा काम तो आंसर्स में हो ही गया। तो इस टर्म को मैंने याद कर लिया था कि ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च निकाला था नागा लोगों ने, इसकी वजह से वायलेंस हो गया था। तो ये एक अच्छा पॉइंट निकल के आया था यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद और भी कई कारण थे। पहले मणिपुर क्या करता था, ड्रग्स को कंज्यूम करता था, अब प्रोड्यूसर बन गया था, तो एक कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर पॉइंट लिखा था। इसके अलावा देखो ये डायग्राम मैंने बनाया मणिपुर का, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने वैली के लोग दिखा दिए, यहाँ हिली लोग दिखा दिए, तो उसकी वजह से डायग्राम में, और जितना डेटा मुझे याद था, क्योंकि मुझे ये पता था यार इससे क्वेश्चन आना ही आना है मेंस में, तो मैंने इसे अच्छे से तैयार कर रखा था। आया नहीं आया वो अलग बात है, बट मैंने आपको अगर लगे ना कोई टॉपिक आ सकता है एग्जाम में, उसको तो तैयार कर लो। इसलिए मैंने देखो इतना सारा डेटा ये याद किया हुआ था, ठीक है। इसके बाद इंटरनेशनल रीजन पूछे थे, तो म्यांमार को क्या बोला जाता है, एशिया का नेक्स्ट फेल्ड स्टेट, तो मणिपुर की इसके साथ प्रॉक्सिमिटी है, ये एक रीजन है, ठीक है। गोल्डन ट्रायंगल का पार्ट है, ये आपको पता ही होगा। तो ये सारे मैंने कारण लिखे, फिर इम्पैक्ट लिखे, ठीक है। इम्पैक्ट लिखने के बाद ये सब आप लिख लोगे, बट देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक पॉइंट देखो मैंने क्या लिखा, डिवाइडेड सोसाइटी क्रिएट्स फर्टाइल ग्राउंड फॉर एंटी सोशल एलिमेंट्स। तो इस चीज़ से बहुत सारी चीज़ें कवर हो गई थी, ये सारे इम्पैक्ट हुए और सेपरेटेड टेंडेंसी बढ़ गई, तो ये इम्पैक्ट मैंने देखा है। इसका देखो कंक्लूजन बहुत आर्टिकुलेशन से लिखा जाता है, और आपने अगर कंक्लूजन में कम वर्ड्स में ना इन्फॉर्मेशन दे दी तो वो खुश हो जाते हैं। जैसे देखो सुप्रीम कोर्ट का मैंने एक स्टेटमेंट भी दिया कि मणिपुर वायलेंस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि हमें मिस इन्फॉर्मेशन को प्रिवेंट करना है, और क्या करना है, ट्रस्ट को बिल्ड करना है। कैसे, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के थ्रू, ठीक है। मैं सजेशन भी दे रहा हूँ, हवा में सजेशन नहीं दे रहा, कैसे कि ट्रस्ट को बिल्ड करो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के थ्रू। इसके अलावा वहाँ पे ड्रग्स वगैरह बहुत हो रहा था, अफीम वगैरह, पॉपी, तो उसका एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करो उसको बंद करने के बाद, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक कमेटी की रिकमेंडेशन भी दी कि बेज बरुआ कमेटी ने क्या कहा था कि जो भी सोशल एलिमेंट्स हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उनको आयरन हैंड से, मतलब टफ तरीके से उनको डील करो। तो मैंने
कमेटी की रिकमेंडेशन दे दी, सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट दे दिया और नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का पॉलिटिकल अप्रोच भी बता दिया कि आप कैसे कंसेंसस के थ्रू कर सकते हो। तो इतना आर्टिकुलेटेड कंक्लूजन एक दिन में नहीं क्रिएट होगा, ध्यान रखना, ना आपको कहीं लिखा मिलेगा, ये आपकी खुद की प्रैक्टिस से आएगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस देखो यार, हाथ मतलब जितना लिखोगे उससे नहीं, सोचने पे भी काम करना है साथ ही साथ, ठीक है। वो भी अभी बताऊंगा मैंने कैसे कैसे चीज़ें प्लान की हैं, आपको एक बार बताता हूँ आगे चल के, ठीक है ना। तो ये तो हमारा हो गया मेंस की कॉपी का। अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, एक मिनट होल्ड करिए। देखो यार, आपके सामने एक टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें एक चीज़ देखिए कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है ग्रुप बना के अपने साथ वालों के साथ, या हम साथ में भी कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू। बट आपको एक बार चीज़ बता देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे पॉवर्टी इज़ अ पावरलेस, मतलब यहाँ पे देखो मैंने कहा था हम लोग क्या कैसे प्रैक्टिस करते थे, समझ लेते हैं। देखिए इसमें हम क्या करते थे, कोई एक टॉपिक उठाया और उस पर बात करना शुरू कर देते थे कमेंट के थ्रू या कॉल के थ्रू। तो टेलीग्राम पे हम क्या करते थे, जैसे पॉवर्टी की डेफिनेशन बनानी है तो केवल पी वर्ड को ही यूज़ करना है। जैसे पॉवर्टी इज़ अ पावरलेसनेस, ठीक है, और पॉसिटी ऑफ बेसिक एमिनिटीज़, पिटीफुल लाइफ, पंचर्ड सोशल कंडीशंस एंड पुंजेंट स्मेल ऑफ अनरिपेयर्ड मैन होल्स, ठीक है। अब जो मेरी दोस्त थी जो एसडीएम बन चुकी है, उसके साथ हम करते थे, तो उसने भी ऐसे ही देखो आई से बनाया, पॉवर्टी इज द रिजल्ट ऑफ इम्प्लिसिट रिसोर्सेज, इग्नोरेंस, इनसिग्निफिकेंट एंड इम्प्रॉपर यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज लीड टू इनजस्टिस, इनसिक्योरिटी, इंडिफरेंस अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो देखो जो मेरी दोस्त ने बनाया ये आई पे बनाया, वो ऑलरेडी फर्स्ट रैंक लेके आई थी 2018 में, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। अब देखो फिर मैंने आई से बनाया, पॉवर्टी इज इनसिक्योरिटी अबाउट लाइफ, इनसिग्निफिकेंट रिसोर्सेज टू सस्टेन लाइवलीहुड एंड इररिपेबल लॉस ऑफ मीनिंगफुल। तो देखो कुल मिला के हमको यहाँ पे ये चीज़ सीखनी है कि हम किस तरीके से अपने माइंड को एक्टिवेट करना है, हमें सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करना है। तो हमें सोचना होगा, धीरे धीरे करके जब हम सोचना शुरू करेंगे ना, तो एग्जाम हॉल में हम, जैसे आपने कोट सुना होगा, मोर यू स्वेट इन द पीस टाइम लेस यू ब्लीड इन द वॉर टाइम। जब आप आंसर राइटिंग करते हो ना, तो आप सोचने पर मजबूर हो जाते हो, ठीक है। जब आप सोचने पे मजबूर होते हो तो उससे क्या होता है कि आपको एग्जाम में उतना नहीं सोचना पड़ता, क्योंकि आपने पहले से ही उतनी प्रैक्टिस कर रखी है। तो ये जो डेफिनेशन है आपको एग्जाम में नहीं लिखनी, लेकिन इससे आपका माइंड एक्टिवेट रहेगा। कोई भी अनफोर्सिन सिचुएशन आपके सामने आ गई, कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसे आप डील नहीं कर पा रहे, तो उस समय आपको ये चीज़ें हेल्प करेंगी, आपको वर्ड्स मिल जाएंगे, आपको थॉट्स मिल जाएंगे। तो इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए पॉवर्टी की एक और चीज़, पॉवर्टी इज अनएक्सेप्टेबल अंडरमाइन चॉइसेज एंड यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज सोशल थ्रेट्स। तो इसके बाद यहाँ पे फिर अनेबल टू गेट their rights, getting redress, unlawful and unjust attitude of the higher order strata of the people। तो इस तरीके से हमको किसी भी टॉपिक पे हम टेलीग्राम ग्रुप बना के इस तरीके से डेफिनेशंस बनाएंगे और इनको एग्जाम्पल से लिंक करेंगे। जैसे देखो एग्जाम्पल्स का मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे एक कोट है, ये मैंने कोट बोला था अपनी दोस्त को, इसमें ना कुछ एक्सप्लेन करना है। इट इज़ थ्रू सप्रेशन दैट हेल्स आर फॉर्म्ड इन अस, ठीक है। तो ये सुसान ग्लेस्पेल का है। अब इसको एक्सप्लेन करना था, तो देखिए कैसे एक्सप्लेन किया। वुमेन सब्जुगेशन लीड्स टू ड्रग ट्रैफिकिंग इन द पंजाब। तो इस कोट का मतलब क्या है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई दबा रहा है ना, आपको सप्रेस कर रहा है, आपको वॉइस नहीं दे रहा, चॉइस नहीं दे रहा, तो आपके अंदर का ना गुस्सा निकल के आएगा, आपका जो बुरा वर्जन है वो निकल के आएगा। तो इसी तरीके से हमारे समाज में भी होता है, ठीक है। समाज में भी होता है कि वुमेन सब्जुगेशन लीडिंग टू ड्रग ट्रैफिकिंग इन पंजाब, ठीक है। फार्मर डिस्ट्रेस लीडिंग टू फार्मर सुसाइड, फार्मर्स के साथ डिस्ट्रेस होता है तो सुसाइड कर लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट होता है, फैमिली प्रेशर होता है, उसकी वजह से क्या होता है, रेडिकलाइजेशन हो जाता है। रिलीजियस सप्रेशन की वजह से क्या होता है, लिंचिंग हो जाती है। तो ये हेल निकल के आ रहा है ना समाज का, अगर बहुत ज़्यादा किसी को सप्रेस करोगे। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से, ये एक तरीका है इनोवेटिव अप्रोच का कि हमें किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि यार देखो कुछ लोगों ने बहुत अच्छी आंसर राइटिंग की थी। मैंने जो बीच का गैप था उसमें एक ग्रुप बनाया था, उसमें 30-40 लोग थे, बट मैंने कुछ टास्क दिया और एक फ़िल्टर लगाया कि सीरियस कैंडिडेट आए। तो उसमें कुछ लोगों ने बहुत अच्छी आंसर राइटिंग की। जैसे देखिए मैंने यूपी स्टेट कैपिटल पे एक क्वेश्चन दिया था। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने जो आंसर लिखा है, इनका थोड़ा राइटिंग थोड़ा सा साफ लिखना होगा इनको, बट देखो इन्होंने यहाँ पे इनको मैप बनाना चाहिए था। यूपी स्टेट कैपिटल रीजन का जब भी क्वेश्चन आएगा आप यूपी का मैप बनाएंगे। अगर आप मैप नहीं बनाते ना तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। जैसे ये कॉपी हमने देख ली, इनका ठीक है, बट यहाँ पे देखो इन्होंने कंक्लूजन मिस कर दिया, कंक्लूजन नहीं लिखा है। इसके बाद बात करते हैं इस पर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, सेम स्टेट कैपिटल रीजन के ऊपर हमें बेनिफिट्स बताने हैं, बेनिफिट्स उन्होंने बताए, बट कहीं भी यूपी का मैप नहीं है। देखो अगर आप यूपी का मैप नहीं बनाओगे यूपी के क्वेश्चंस में, और अगर वहाँ रिक्वायरमेंट है तो फिर आपको एवरेज मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ एक ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं और भी क्वेश्चंस जैसे मैंने दिए थे। देखिए इनका राइटिंग बहुत अच्छा है, ठीक है, बट
यहाँ पे मैप मिसिंग है, मैप ही नहीं लिखा हुआ, तो बिना मैप के ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। इसके अलावा देखो एक तरीका मैंने यहाँ पे डेफिनेशनल अप्रोच भी स्टार्ट किया था, बट वो फिर प्री आ गया था तो स्टॉप कर दिया था उसे, ठीक है। अब जैसे हिंदी मीडियम, ये इन्होंने लिखा हुआ है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ने, तो देखो यहाँ पे कोई मैप वगैरह अगर फिर नहीं बनाया, कोई बॉक्स नहीं बनाया, तो चीज़ें ना एग्जामिनर क्या करेगा, मार्क्स से के आगे बढ़ जाएगा, ज़्यादा मार्क्स नहीं देगा आपको। क्लियर, आगे चलते हैं, बस ख़त्म है अब जैसे देखो इन्होंने बहुत अच्छा लिखा, इनका राइटिंग भी अच्छा है, इन्होंने मैप भी बनाया, बट प्रॉब्लम क्या हो गई, इनको बॉक्स बनाना चाहिए था बट इन्होंने बॉक्स नहीं बनाया। तो छोटी छोटी चीज़ें ना मैटर करती हैं आंसर राइटिंग में, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। हम धीरे धीरे इनकी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि मतलब देखो यार पढ़ सारे रहे हैं, बट चीज़ें अगर पता लग जाए ना तो हम हमारी जो पढ़ाई है वो प्रोडक्टिविटी में बदल जाएगी, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ। इसके अलावा देखो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे मैंने ऑडियो अप्रोच भी अपनाया था, मैंने मणिपुर क्राइसिस पे कहा था कि आप लोगों को ऑडियो भेजना है, तो देखो इन सब ने ऑडियो भेजी भी थी, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा तरीका होता है, इसमें आपका हैंड हाथ भी काम कर रहा है, आप लिख रहे हो, आप बोल के प्रैक्टिस भी कर रहे हो, आपका माइंड भी एक्टिवेट है, और एग्जाम हॉल में अगर इन सारी चीज़ों का कोऑर्डिनेशन रहता है ना तो आप बहुत इजीली मेंस क्वालिफाई कर लेते हो, अनटिल अनलेस आप कोई ब्लंडर ना करके आओ, स्पेशली जैसे राइटिंग वाली मैंने बताई। तो इन सब चीज़ों का हम एक साथ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ रह गई, वो और समझ लेते हैं कि यार कि हमें, मैंने अभी आपसे बोला था कि यार कोचिंग मेरे GS3 में तो 118 मार्क्स थे, बट वहाँ पे 72 आया, यार इतना डिफरेंस कैसे हो गया, क्या मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। तो देखो यार टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या होता है कि आप 3 घंटे टाइट शेड्यूल में लिखते हो, जब आप 3 घंटे लिखने की आदत बना लेते हो ना, फिर आपको 3-3 घंटे आगे और लिखना होता है, क्योंकि आपको देखो सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम पेपर लिखने होते हैं, तो ये प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए टेस्ट सीरीज ज़रूरी होती है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके लिखने तो जाते नहीं हो, एक टेस्ट लिख लेते हो फिर छोड़ देते हो। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है कि टेस्ट सीरीज ना ज्वाइन करके घर पे उसी माहौल को बना के प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर पा रहे, आपके पास कोई फाइनेंशियल क्रंच है, तो आप घर से टेस्ट पेपर लिख सकते हो, बट टाइट शेड्यूल में लिखना, आपका कोई फ्रेंड सर्किल हो, ग्रुप हो, उस ग्रुप में बैठ के लिख सकते हो, ठीक है ना। बट लिखना टाइट शेड्यूल में, 3 घंटे में जितना भी हो सके उतना कंप्लीट करना। और देखो टेस्ट सीरीज का एक फायदा ये होता है कि आप एग्जाम हॉल में बिल्कुल आपको एग्जाम जैसा एनवायरनमेंट मिलता है, और आपको एक टाइट शेड्यूल मिल जाता है कि इस टाइम ये पेपर होगा, तो आप चीज़ें एक बार एटलीस्ट रिवाइज कर लेते हो। तो ये सारे फायदे हैं। आप क्या कर सकते हो, किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज का शेड्यूल उठाइए, उसका पेपर मार्केट में तो आ ही जाता है, आप उसी टाइम शेड्यूल में घर पे बैठ के पेपर देना है, और लास्ट तक आते आते आपको दिन में 2 पेपर की प्रैक्टिस एटलीस्ट 2 दिन करनी है, सुबह शाम, ये ध्यान रखना 2 दिन करनी है, ठीक है ना, तभी मेंस क्लियर होगा। अदरवाइज देखो यार आप सोचो कि एक दिन लिख लेंगे और 10 दिन तक नहीं लिख रहे हो, तो उससे यार मेंस नहीं क्लियर होगा। तो टेस्ट सीरीज आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, बट उसमें नंबर के पीछे मत भागना, क्योंकि यार देखो वहां की जो चेकिंग है ना टेस्ट सीरीज की, और वो एक्चुअल रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करती है, जैसा कि आपने अभी मेरे मार्क्स भी देखे हैं, ठीक है। और अगर नहीं ज्वाइन कर रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, घर पे प्रैक्टिस करो, अभी जल्दी से सिलेबस खत्म करो और लिख के पढ़ने की आदत डालो, और सोचने की भी आदत डालो कि जैसे कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसका टॉपिक उठाया और आंख बंद की कि आपको क्या याद आ रहा है। देखो यार इतने टाइम से पढ़ रहे हो, जैसे प्रीलिम्स आपने पढ़ा है, प्रीलिम्स के लिए तो कुछ पढ़ा है ना, तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्या क्या याद आ रहा है, ठीक है ना, तो इससे आपका माइंड एक्टिवेट हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी ऑल द बेस्ट। जो भी लर्निंग्स हैं उनको हम टेलीग्राम पर शेयर करते रहेंगे, और 1-2 दिन के अंदर आंसर राइटिंग भी शुरू करते हैं, ठीक है। और मैं 1-2 कॉपियाँ भी डेली चेक कर दिया करूँगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ हो रही हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।